नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं मौर्यों के पतन के कारण पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि भारत के गौरवशाली इतिहास में मौर्य साम्राज्य का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उनके स्थापना में उनके गुरु चाणक्य का भूमिका महत्वपूर्ण रहा। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त एक छत्र राज्य किया और भारत को प्रथम बार राजनीतिक दृष्टि से एकता प्रदान करने का कार्य किया था। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को विदेशी अधीनता से, विदेशी दासता से मुक्त कराया था और भारत पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से एक रहा। कालांतर में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका योग्य और शक्तिशाली पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार भी अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। हम बिंदुसार के शासनकाल में भी उन्नति देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई और उसके मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। क्योंकि ये 4 वर्ष था, 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक अपने 99 भाइयों को पराजित करके शासक बना था। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभिक मौर्य शासक जो थे वो अत्यंत शक्तिशाली, वीर और पराक्रमी थे। उनमें एक शासक के महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, वो सभी हमको देखने को मिलता है। एक सेनापति की गुण उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। चहुमुखी उन्नति हमको इन तीनों शासकों के शासनकाल में देखने को मिलता है। लेकिन कालांतर में जो परवर्ती मौर्य हुए, उन्होंने मौर्य वंश की जो परंपरा थी उसको बचा नहीं पाए। मौर्य साम्राज्य के जो आन बान और शान थी उसको ये जीवित नहीं रख पाए। कालांतर में मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन होता चला गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कोई एक कारण था ऐसी बात नहीं थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे अनेक कारण हमको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी प्रश्न ये बनता है कि इतने शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य वाले मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है, अर्थात जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका उत्थान हुआ है तो पतन निश्चित है। निर्माण और विनाश एक दूसरे के पूरक है। ठीक प्रकृति के इसी नियम के तहत मौर्य साम्राज्य भी पतन की ओर चला गया। मौर्य साम्राज्य के परिवर्ती ऐसे कोई भी शासक नहीं हुए जो इन शक्तिशाली मौर्य परंपरा को जीवित रख सके। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मौर्यों के पतन के पीछे ऐसे कौन कौन से तत्व थे जो मौर्यों के पतन में सहायक सिद्ध हुए। पहला स्थान आता है निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। हम पहले चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का योग्य पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार का योग्य पुत्र अशोक था और अपनी योग्यता के बल पर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कायम रखा। लेकिन बाद के परवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति हमको देखने को नहीं मिलता। ये निर्बल रहे। अशोक के बाद हम कुणाल को शासक बनते देखते हैं और कुणाल 8 वर्ष शासन किया, लेकिन विद्वानों का मानना है कि उसकी विमाता तिष्य रक्षिता ने उसे अंधा करवा दिया। उसके पश्चात दशरथ 10 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इन्होंने भी कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। फिर एक मौर्य साम्राज्य की एक पीढ़ी संप्रति, फिर उसके बाद शालीशुक के बाद देववर्मन का नाम आता है, देववर्मन के बाद शतधनुष का नाम आता है और अंतिम नाम आता है बृहद्रथ। बृहद्रथ एक अयोग्य शासक था। मौर्य साम्राज्य को वह संभाल नहीं पा रहा था। केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से विफल हो चुकी थी।
और ऐसी स्थिति में जब प्रशासन निर्बल हुआ तब जो सेनापति थे उस सेनापति ने बृहद्रथ की भरी सभा के बीच हत्या कर दी। कहा जाता है जब बृहद्रथ सेना का निरीक्षण कर रहा था तो उसी समय सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। इस हत्या के पश्चात सेना ने किसी प्रकार से विद्रोह नहीं किया क्योंकि बृहद्रथ के खिलाफ थे। पुष्यमित्र शुंग ने एक प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और नए राजवंश की स्थापना हमको मगध में देखने को मिलता है और वह है शुंग राजवंश। इस प्रकार से 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी एक राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजा की योग्यता महत्वपूर्ण होती है। राजा योग्य है तो निश्चित रूप से उसके साम्राज्य में प्रजा के साथ साथ पूरा प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त रहता है। परवर्ती मौर्य शासक ना तो भैरी घोष में निपुण थे और ना ही अशोक की भांति धम्म घोष में। तो कालांतर में ये मौर्यों के पतन का सबसे प्रमुख कारण हमको दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है केंद्रीय शासन का दुर्बल होना। मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली शासक केंद्र से अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। पाटलिपुत्र से पूरे साम्राज्य का नियंत्रण होता था, लेकिन परवर्ती मौर्य शासकों ने केंद्रीय नियंत्रण खो दिया और जब केंद्रीय नियंत्रण खो दिया तो ऐसी स्थिति में जो क्षयकारी शक्तियां थी, जो निर्बल बनाने वाली शक्तियां थी, ये हावी होने लगी और ऐसी स्थिति में मौर्य साम्राज्य के लिए ये घातक सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन का दुर्बल होना भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण रहा। तीसरा था साम्राज्य का विभाजन। जब शाही संगठन पर पकड़ कमजोर होने लगी तो ऐसी स्थिति में प्रांतों में जो स्वतंत्रता की लहर फैलने लगी। जो प्रांतपति थे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे क्योंकि उनको अब किसी भी प्रकार से पाटलिपुत्र की सेना का भय नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रांतपतियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कश्मीर, गांधार ये उस समय स्वतंत्र हो चुके थे। तक्षशिला में बार बार हमको विद्रोह देखने को मिल रहा था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं साम्राज्य का विभाजन भी मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण रहा। चौथा था प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार। मौर्य शासक जब शक्तिशाली थे तब प्रांतीय गवर्नर दबे हुए थे, लेकिन कालांतर में केंद्रीय प्रशासन कमजोर हुआ तो ये प्रांतीय गवर्नर भी अत्याचार करने लगे। ये प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने लगे। एक समय ऐसा था कि मौर्य शासक अपने प्रजा को अपने पुत्र की भांति मानता था, अब पुत्रवत व्यवहार करते थे, लेकिन कालांतर में केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होने के कारण प्रांतपतियों के अत्याचार नागरिकों पर बढ़ गया और ऐसी स्थिति में जगह जगह विद्रोह हमको देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि जब अशोक ने उज्जैन से तक्षशिला विद्रोह के दमन के लिए गया तब अशोक के सामने वहां के नागरिकों ने ये कहा था, ना तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और ना ही राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। तो इस प्रकार से ये कारण भी महत्वपूर्ण रहा। फिर आता है प्रजा का विद्रोह। इतिहासकार प्रोफेसर निहार रंजन इसको प्रमुख कारण मानते हैं। परवर्ती मौर्य शासकों ने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और ऐसी स्थिति में जनता भी राजा के विरुद्ध विद्रोह करने लगी। इस समय विदेशी प्रभाव विशेषकर कला के क्षेत्र में बढ़ रहा था। जब स्थानीय कला का हास्य हो रहा था तो अपने कला को बचाने के लिए भी तत्कालीन प्रजा ने विद्रोह किया था। दूसरा हम देखते हैं कि अशोक के समय समाजों का निषेध कर दिया गया था। बौद्ध धर्म में समानता की जो अवधारणा थी, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय समाजों ने भी तत्कालीन परवर्ती शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। फिर आता है अत्याचारी शासक। गार्गी संहिता जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में शालीशुक का वर्णन आता है। शालीशुक अत्यंत निरंकुश शासक था, वो अत्याचारी था, वो दुराचारी था और प्रजा पर मनमाना अत्याचार करता था।
तो यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। दरबार के षड्यंत्र। मौर्य सम्राट जब कमजोर हुए तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ना कि सारी बुराइयां एकत्रित होना शुरू होती है। मौर्य साम्राज्य भी षड्यंत्र का घर बन चुका था। प्रधानमंत्री का अलग दल होता था तो सेनापति का अलग दल होता था। राजमहल में रानियों की अलग दल होता था तो राजकुमार का अलग दल होता था। इस प्रकार से चारों तरफ षड्यंत्र का बोलबाला हो गया था और यही षड्यंत्र कालांतर में मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक रहा। विदेशी आक्रमण। यूनानी आक्रमण इस समय मौर्य साम्राज्य के समय हमको देखने को मिलता है। एक समय ऐसा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का उन्मूलन किया था, लेकिन कालांतर में परवर्ती मौर्य शासकों के शासनकाल में यूनानी फिर भारत में सक्रिय हुए। सालिशुक के समय हमको भारत में यूनानी आक्रमण का उल्लेख देखने को मिलता था। मौर्यों की सैन्य शक्ति से ये यूनानी डरे हुए थे, लेकिन परवर्ती मौर्य शासकों की सैन्य शक्ति कमजोर हुई और पुनः यूनानी हावी हुए। आगे है अशोक की अहिंसात्मक नीति। कुछ विद्वान, जिसमें से डॉक्टर राय चौधरी जैसे विद्वान, ये मानते हैं कि अशोक के अहिंसा नीति ने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अशोक ने जिस उत्साह व जोश से अहिंसा की नीति को अपनाया, उससे सैनिक दृष्टि से राष्ट्र एकदम दुर्बल हो गया। सेना में इच्छा शक्ति का अभाव हो गया और कालांतर में सेना धीरे धीरे शक्तिहीन होती गई। ये डॉक्टर राय चौधरी का विचार है। आगे है राष्ट्रीय भावना का अभाव। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार का विचार है कि कालांतर में तत्कालीन समय में राष्ट्रीय भावना का अभाव हो गया। जब भारत में यूनानियों ने आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र का दूसरा राष्ट्र ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि यूनानी मौर्य साम्राज्य तो विभाजित हो चुका था और जब विभाजित हुआ तब यूनानी आक्रमण हुआ तो एक प्रांतपति दूसरे प्रांतपति का सहयोग नहीं किया और कालांतर में मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया। फिर आता है आर्थिककरण और यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। परवर्ती मौर्य शासकों के शासनकाल में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई थी। एक समय ऐसा था कि मौर्य साम्राज्य का राजकोष सदैव ही लबालब रहता था और मौर्य शासकों ने इसी कारण प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आपने देखा कि किस प्रकार से सड़क बनवाए थे, सड़क के दोनों ओर फलदार वृक्ष लगाए थे, ब्याह की व्यवस्था करवाए थे, चिकित्सा की व्यवस्था कराए थे, सिंचाई, कृषि के बहुत सारे कार्य मौर्य शासकों ने किया था। लेकिन परवर्ती मौर्य शासकों के समय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से संकटग्रस्त हो गई थी, राजकोष खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में राजकोष को भरने के लिए ये नए नए कर लगाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि वेश्याओं पर भी मौर्य शासकों ने कर लगाया। ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टि से मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था, शासकों में भोग विलासिता बढ़ गई थी और ये सभी कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे है ब्राह्मण प्रतिक्रिया, जिसे विद्वानों ने वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया भी माना है। आप सभी को पता है कि भारत में जैन और बौद्ध धर्म से पहले वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म में जो बुराइयां आई थी कालांतर में, उसी के कारण जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो ऐसी स्थिति में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना आवश्यक था। मौर्य शासक बाद में अहिंसा के पुजारी हो गए थे और बौद्ध धर्म के प्रचारक हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग जो कट्टर ब्राह्मण था और बृहदत्त का सेनापति था। देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसे है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अवधारणा है, जिसमें ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन, क्षत्रिय का कार्य है राज्य की सेवा करना, युद्ध करना, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र सेवा करता था। अब यहाँ देखिए, जब क्षत्रिय धर्म का प्रचार कर रहा है तो ब्राह्मण क्या करता। ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और बृहदत्त की हत्या करके साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया और मगध में नए राजवंश की स्थापना हो गई।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया भी मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे क्या मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक जिम्मेदार था? कुछ विद्वान मानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अशोक जब बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ तो साम्राज्य की सारी शक्ति उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने अहिंसात्मक नीति का पालन किया था और ऐसी स्थिति में प्रजा के साथ साथ सेना भी एक प्रकार से आराम प्रिय हो गई थी। पश्चिम एशिया के जो यूनानी इस समय भी शक्ति में थे, वे अशोक के धम्म नीति से दबे हुए नहीं थे, बल्कि अशोक के राजनीतिक शक्ति से दबे थे। उनको पता था यदि वह किसी भी प्रकार से अपनी शक्ति का उत्थान करेगा तो अशोक की सेना उसको दमन कर देगी। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होते ही यूनानी आक्रमण हमको भारत में देखने को मिलता है। इस समय शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, न कि बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से अशोक की अहिंसात्मक नीति ने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन अनेक विद्वान इस मत से सहमत नहीं है और मेरी भी धारणा यह है कि मैं इस मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अशोक ने यद्यपि भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था, किंतु सेना का अंत नहीं किया था। इस समय भी मौर्य सेना शक्ति के शिखर पर थी, क्योंकि इस समय अशोक जानता था कि यदि निर्बल हुई तो उसके साम्राज्य छिन्न भिन्न होने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने यद्यपि धम्म का प्रचार किया, लेकिन सेना इस समय भी मजबूत और शक्तिशाली थी। क्योंकि इसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है, जब आठवीं जाति के लोग विद्रोह कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, ऐसी स्थिति में अशोक ने इन्हें चेतावनी दी थी। अशोक ने आठवीं जाति को चेतावनी देते हुए कहा था, यदि वे अपराध बंद नहीं करते तो कलिंग को जीतने वाली सेना उनका भी संहार कर देगी। तो इस प्रकार से अशोक के इस वक्तव्य से हमको पता चलता है कि अशोक के समय यद्यपि अहिंसात्मक नीति अपनाई गई थी, लेकिन सेना शक्तिशाली बनी हुई थी। अशोक सैन्य नीति का पालन करता रहा। अशोक की शांतिपूर्ण नीति वास्तव में दूरदर्शितापूर्ण थी, वो समय के अनुकूल थी, वो व्यवहारिक थी। इसीलिए डॉक्टर आर के मुखर्जी ने अशोक के बारे में लिखा है, अशोक के आदर्श महान थे। मानवता को हिंसा के अभिशाप से वे बचाना चाहते थे। इसलिए इस महान आदर्शों के लिए हम अशोक को दोषी नहीं ठहरा सकते। वास्तव में हम देखते हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसके समय तो वास्तव में भारत का इतिहास, मौर्य साम्राज्य का इतिहास उन्नति के शिखर पर था, और केवल देश में ही नहीं बल्कि लगभग संपूर्ण विश्व में अशोक की जो विचारधारा थी वो फैली थी। क्या लंका कहे, क्या सुमात्रा कहे, क्या जापान कहे, क्या चीन कहे, सभी देशों में अशोक ने अपने महामात्य भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म पूर्णतः नैतिक चरित्र पर आधारित था, नैतिकता पर आधारित था। वे चाहते थे कि धम्म विजय के द्वारा लोगों के हृदय को जीता जाए, लोगों के दिलों को जीता जाए, मानवता का प्रचार किया जाए। मनुष्य जिस उद्देश्य से इस धरती पर आया है, उस उद्देश्य को वो पूरा करे। और वास्तव में अशोक का यह कार्य ईश्वर के तुल्य था, और इसीलिए विद्वानों ने अशोक को महान कहा है। जब अशोक महान था तो अशोक को हम मौर्य साम्राज्य के पतन के जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उपरोक्त अन्य कारणों के कारण मौर्य साम्राज्य पतन की ओर गया। विशेष रूप से इसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण था तो वो था निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि राजतंत्र में सुयोग्य उत्तराधिकारी होना आवश्यक था। राजा की परंपरा को, राजा की शक्ति को जीवित करने के लिए
उत्तराधिकारी मजबूत होना था, शक्तिशाली होना था, योग्य होना था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि अनेक कारणों के समन्वय से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया। धन्यवाद।